मैं दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी थी। मेरा पति मेरे कमरे में आया। मैं उसे देखकर बहुत खुश हुई। तस्वीर से ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। मेरे सामने आकर बैठ गया। मुझसे अच्छी-अच्छी बातें करने लगा और मुझे तोहफ़े में सोने की अंगूठी दी। मुझे नहीं पता था कि वह मुझे सोने की अंगूठी देगा। मुझे लगा कि कोई 5 या 10 देकर बस जान छूट जाएगी और मैं उस पर भी खुश हो जाती। लेकिन मैं सोने की अंगूठी लेकर बहुत खुश हो गई। उसने कहा कि मैं तुम्हारा बहुत ख़्याल रखूँगा, बस तुम हमेशा मेरी बात मानना। मैंने कहा कि आपकी बात नहीं मानूँगी तो किसकी मानूँगी? वह भी खुश हो गया। थोड़ी देर गुज़री ही थी कि उसने कहा कि मैं अभी आता हूँ। उठकर कहीं बाहर चला गया और थोड़ी देर बाद फिर कमरे में दाखिल हुआ। मेरे सामने आकर बैठ गया। मैंने सर नीचे किया हुआ था क्योंकि मुझे शर्म आ रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा, मेरी आँखें फटी की फटी रह गई। सुबह जब मैं उठी तो मेरे हाथों में सोने की 7 अंगूठियाँ थीं। इसका मतलब क्या था, यह तो आप लोग समझ ही गए होंगे। मेरा नाम रोशनी है और मेरी उम्र 19 साल हुई तो मेरे घरवालों ने रिश्ता देखना शुरू कर दिया। हम लोग जिस गांव में रहते थे, यहाँ पर यूँ समझें कि कुल 100 घर थे। इन घरों के अंदर ही कोई डॉक्टर था तो कोई टीचर, किसी के ने कपड़े की दुकान बनाई थी तो किसी ने खाने-पीने की, और शहर जाना बहुत कम ही होता था। हमारा गांव बहुत छोटा-सा था, लेकिन इस गांव को छोड़ जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था, क्योंकि हम सब लोग सरकार की ज़मीन पर बैठे थे। मुफ्त की ज़मीन पर बैठे रहने की वजह से हम लोगों के दिमाग बंद हो गए थे और हम लोग यही सोच रहे थे कि बस बैठे-बिठाए घर मिल रहा है, वरना कौन किराया देगा, बिजली भी हमारी मुफ्त की थी। ऐसा लगता था कि सरकार इस छोटे से गाँव को भूल गई है और इस गाँव में अपनी ही बहुत सी अजीबो-गरीब रस्में बना ली थी। जब तक मैं छोटी थी, जवान हो रही थी, तब तक मुझे नहीं पता था कि इन रस्मों का असर मुझ पर भी पड़ेगा। लेकिन अब मैं जवान हो गई थी और मेरी शादी की उम्र हो गई थी और अब इन सारी रस्मों का असर मुझ पर पड़ने वाला था, क्योंकि यह सारी रस्में ज़्यादातर औरतों के लिए ही बनाई गई थी। मर्दों को इस गाँव में खुली आज़ादी थी, लेकिन औरतों को शायद इस तरह की ज़िंदगी दी जाती थी कि उन्हें अपने साँस भी भारी लगते थे। मैंने बचपन से लेकर जवानी तक अपनी माँ को हमेशा उदास ही देखा। वह हमेशा रोती ही रहती थी। मेरे बाबा के 3 भाई थे। मेरी माँ इन सब के काम करती थी। उनके कपड़े धोती थीं, उनके कपड़े इस्त्री करती थीं, उन्हें खाना बना कर देती थीं। कभी-कभी वह मेरी माँ से झगड़ा भी करने लगते थे और मुझे समझ नहीं आता था कि वह मेरी माँ से बाबा की तरह क्यों झगड़े करते हैं। मैं उनसे पूछती थी पर मुझे बताती नहीं थी। खैर, मेरे लिए रिश्ता देख लिया गया। मुझे बड़ा शौक था कि मेरे माँ-बाप आपस में क्या बात कर रहे हैं, मेरे रिश्ते की बात कर रहे हैं क्या, बोल रहे हैं, तो मैं छुप के उनकी बातें सुन रही थी। मेरे पापा ने कहा कि अच्छे लोग हैं, लड़का भी अच्छा है, काफ़ी सारे भाई हैं। जैसे ही मेरे पापा ने कहा कि ज़्यादा भाई हैं, तो मेरी माँ हैरान रह गई। उसने कहा कि ज़्यादा भाई हैं? मैं कभी भी इस घर में अपनी बेटी की शादी नहीं करूँगी, जहाँ इतने भाई हों। आप यह क्या कह रहे हैं? आपको क्या हो गया है? लगता है मेरी माँ परेशान हो गई थी कि इतने मर्दों के घर में बहुत सारे काम होंगे, उनके कपड़े धोने, इस्त्री करने, क्योंकि इस गाँव के लोग खुद से हिल के पानी तक नहीं पीते थे। इस गाँव की औरतों ने मर्दों को इतना बिगाड़ा हुआ था कि वह हम सारे काम उनसे ही करवाते थे। ऐसे में 7 मर्दों वाले घर में जाना कोई इतनी अच्छी बात तो नहीं थी। मेरे पापा ने कहा कि पागल, वह इस पूरे गाँव के सबसे ज़्यादा अमीर लोग हैं।
और इस सिर्फ इतना ही नहीं, शहर में भी उनकी ज़मीनें हैं। उनकी हम तो एक ही थाली के मेढक बनके इधर से इधर ही बैठे रहे। उन्होंने शहर में भी घर बना लिया। कल को तुम्हारी बेटी शहर चली जाएगी। मेरी माँ ने कहा कि शहर चली जाएगी और भाई है उनका, क्या नहीं। नहीं, 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 मैं इस घर में अपनी बेटी की शादी नहीं करूँगी। मेरी माँ शायद भूल गई थी कि मेरी माँ को इतना बोलने की इजाज़त नहीं थी और उनकी इतनी बात किसी ने सुनी नहीं थी। मेरे पापा ने उन्हें शायद गुस्से से देखा था। उसके बाद मेरी माँ की आवाज़ ही नहीं आई और सुबह मेरी माँ ने मुझे लड़के की तस्वीर दिखा दी और कहा कि यह है लड़का जिसके साथ तेरी शादी कर रहे हैं, लेकिन उसके भाई हैं। मेरी माँ ने अपना सर पकड़ लिया। मैंने कहा कि कोई बात नहीं माँ, भाई हैं तो क्या हुआ? देखो तो सही कितना हैंडसम लड़का है। मेरी माँ ने कहा कि खबरदार अपनी आवाज़ यहीं बंद कर ले। तेरे पापा ने सुन ली ना तो तेरी जवान निकाल देगा। तुझे हैंडसम की पड़ी है? तू यह नहीं सोच रही है कि इस घर में इतने मर्द हैं। मैंने कहा कि आपके घर में भी मर्द हैं तो मैं क्या करूं? आपकी तरह थोड़ी हूं कि अपने देवरों के नाज नखड़े उठाऊंगी। अरे अपना काम करूंगी। मेरी माँ अपना सिर पकड़ के ऐसे बैठी थी जैसे कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। बस मैं लड़के की तस्वीर देख के खुश हो रही थी क्योंकि लड़का बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। तस्वीर देख के ही मुझे ऐसा लगा कि मुझे मोहब्बत हो गई है। थोड़ी देर बाद मैंने देखा तो मेरी माँ रोने लगी। मैंने कहा कि क्या हो गया आपको? अब रो क्यों रही हैं? अरे मैं तो ऐसे ही कह रही थी, अच्छा नहीं करते हैं यहाँ पर शादी। वह कहने लगी, तेरे कहने से कुछ नहीं होता। तेरी शादी इधर ही होने वाली है। पर तेरा क्या होगा? मैं बड़ी परेशान हूँ। मुझे माफ़ कर देना मेरी बेटी, मुझे माफ़ कर देना। मैंने कहा, आप कैसी बातें कर रही हैं? मुझे बताइए हुआ क्या है? क्या कोई बात है? तो कहने लगी, कुछ नहीं। अरे अपने आंसू साफ करती हुई वहाँ से चली गई। इसके बाद जब तक मेरी शादी नहीं हुई मेरी माँ परेशान ही रही, बार-बार रोती रहती थी। मैंने अपने पापा से कहा, माँ क्यों इतनी ज़्यादा परेशान है? तो कहने लगे तू रुखसत हो रही है इसलिए वह परेशान है। हाँ, यह बात तो थी कि वह मुझसे बहुत प्यार करती थी और बेटी घर से जा रही हो तो माँ परेशान ही होती है। खैर मेरी शादी हो गई और मेरे पति का नाम समीर था। वह बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंसान लगता था। शादियों पर भी इन लोगों ने अजीबो-गरीब किस्म की रस्में करवाई। उन्होंने कहा कि घूंघट नहीं उठेगा। हम नहीं चाहते हमारी बहू को कोई और देखे। यह सिर्फ अपने पति के लिए तैयार हुई है, वही इसे देखेगा। मेरे घर वालों ने भी कहा अच्छी बात है, हमें इसमें कोई परेशानी नहीं। हमें किसी को दिखा के क्या करना है। शादी की रात मैं अपने कमरे में बैठी थी और एक बात पर बड़ी हैरान हो रही थी कि वैसे तो शादीशुदा लोगों के कमरे में एक ही बेड होता है या एक चारपाई या डबल बेड, लेकिन यहाँ पर तो पूरे कमरे में जितनी पलंग आ सकते थे उतने रख दिए गए थे और ठूस-ठूस के रखे गए थे। मैं हैरान थी, यह क्या तरीका है? क्या यह मेरा कमरा नहीं था? मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद यह मेरा कमरा नहीं था। इन लोगों ने जल्दी में कमरा सेट ही कर नहीं किया था और मुझे बाद में मेरा कमरा दिया जाएगा, वरना इस कमरे में इतने सारे बेड का क्या काम था? अभी मैं वहीं बैठी थी और मेरी सास भी मेरे पास ही बैठी थी। जब मेरा एक देवर वहाँ पर आया और कहने लगा कि वह मेरे कपड़े अंदर पड़े हैं, मैं उठा लूँ। मैं हैरान रह गई कि मेरे कमरे में उसके कपड़े क्या कर रहे हैं। खैर मेरी सास ने उससे कहा, हाँ उठा लो। वह अपने कपड़े लेकर और मुझे अजीब सी नज़रों से देखता हुआ वहाँ से चला गया।
इन सब भाइयों ने एक जैसी शेरवानी पहनी थी। मेरी सास ने कहा, खुश है ना सारे, इसलिए। खैर, मेरी सास मेरे पास क्यों बैठी थी यह तो मुझे बाद में पता चला। वह किस लिए मेरे पास बैठी थी यह जानकर तो मैं हैरान रह गई। कहने लगी, कितनी प्यारी बहू है मेरी, कितनी खूबसूरत है, कितनी मासूम है। अच्छा देख, मैं तेरे लिए कुछ लेकर आई हूँ। हमारे यहाँ एक रस्म है कि शादी की रात सास भी बहू को कुछ देती है। मैं खुश हुई कि चलो, ऐसे भी कोई रस्म है जिसमें सास भी बहू को कुछ देती है। मैंने कहा, जी, जो भी आपकी मर्जी। उन्होंने मेरे हाथ पर एक चीज़ रख दी। जब मैंने उस चीज़ को महसूस किया तो मैं हैरान रह गई। कहने लगी, अब यह तेरी है, और यूँ समझ कि इस पूरे खानदान की इज्जत थमा दी है मैंने तेरे हाथ में। सुबह मैं इसको वापस लेने के लिए आऊँगी। देख, मुझे मायूस न करना, है ना मेरी बेटी। तू मेरी बहू नहीं, तू मेरी बेटी है। तुझे कोई भी तंग करे, तूने मुझे बताना है। मैं उसके कान खींच दूंगी, लेकिन थोड़ी मेरी बात भी माननी है। देख, तू अच्छी लड़की है ना। सुबह लेने आऊंगी मैं इसको वापस। यह एक ऐसा तोहफा है जिसको वह अभी देकर कह रही थी कि सुबह वापस लेने भी आऊंगी। मेरा माथा वगैरह चूमा, मुझे प्यार किया, मेरी तारीफ़ें की और मेरे पास दूध का पूरा जग रख के गई। मैंने कहा, माँ जी, यह दूध इतना सारा क्यों रखा है आपने, यह तो खराब हो जाएगा। कहने लगी कि तुम पीना, तुम्हारा पति भी पिएगा। मैं हैरान थी कि पूरा जग भर के कौन पिएगा। यह तो वह पुराने ज़माने का जग था जो बड़ा सा होता था, स्टील का बना हुआ, शायद तांबे का भी बना हुआ था। इसके अंदर तो कम से कम 10 से 15 गिलास दूध था। हम लोगों ने कितना एक दूध पी लेना था। मेरे तो वैसे ही कुछ खाने पीने का दिल नहीं कर रहा था। मैंने उनको कहा कि यह ले जाएं, खराब हो जाएगा। वह हंसने लगी। उन्होंने कहा, नहीं खराब होगा, अरे एक कतरा भी नहीं बचेगा। इतना कहकर वह वहाँ से चली गई। क्यों, इस दूध के अंदर उन्होंने कोई ऐसी चीज़ डाली थी कि उसे पागलों की तरह पी जाते। मैंने शॉपर हटाया और उस चीज़ को अंदर से देखा तो अपना सिर पकड़ लिया। 4 सेकंड तो मेरा दिमाग जैसे बंद ही हो गया, लेकिन उसके बाद मुझे समझ आई कि यह क्या है और वह क्या करवाना चाहती हैं। मुझे अचानक से अजीब सा लगा, गुस्सा भी आया। यह क्या हरकत है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन फिर मैंने सोचा, हमारे गांव में तो यह सब कुछ होता ही रहता था। हमारे गांव की यही रस्म थी जो सब औरतों के साथ होती थी। अब मेरे साथ भी होने वाली थी, क्योंकि इस शॉपर के अंदर और कुछ नहीं बल्कि एक सफ़ेद रंग की चादर थी। पूरी चादर नहीं थी, लेकिन यूँ समझ लें कि दुपट्टे से थोड़ी बड़ी थी। मैंने उसे एक साइड पर रख दिया और अपना सर पकड़ के बैठ गई। सोचने लगी कि यह ब्याह बस सुनने में ही अच्छा लगता है, असल में तो मीठी छुरी होती है। मैं उसी के बारे में सोचने लगी ताकि मेरा दिमाग थोड़ा रिलैक्स रहे, क्योंकि एक वही चीज़ थी इस सारे रिश्ते और इन सारे मामले में जो मुझे यह महसूस करने पर मजबूर कर रहा था कि मेरे साथ इतना भी बुरा नहीं हुआ है। बाकी जितनी भी लड़कियों की शादी हुई थी, उनके पतियों की शक्ल देखने में के लायक नहीं थी। कोई बहुत ज़्यादा मोटा सा था तो कोई बहुत ज़्यादा काला था, लेकिन मेरा हैंडसम तो बहुत ही खूबसूरत था। वह कमरे में आया और मेरे सामने आकर बैठ गया। उसने के आने से पहले मैंने घूंघट गिरा लिया था। जब घूंघट उठाया तो मैंने उसे गौर से देखा। इतने करीब से किसी मर्द को पहली दफ़ा देखा था। वाकई बहुत खूबसूरत था। उसने अपने कोट की जेब में से एक सोने की अंगूठी निकाली और मेरी उंगली में पहना दी। मैं हैरान हुई कि उसने मुझे इतना बड़ा तोहफा दिया। आजकल तो सोना बड़ा महंगा था। मैं बहुत खुश हुई थी।
फिर वह मुझे कहने लगा, मैं तुम्हारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगा, लेकिन तुमने मेरी बात माननी है। मैंने उससे कहा, आपकी बात नहीं मानूँगी तो किसकी मानूँगी? इस बात पर वह बहुत खुश हो गया। फिर मुझसे कुछ और प्यार भरी बातें करने लगा। कुछ देर हम लोग एक दूसरे के साथ बैठे बैठे उसने एक गिलास दूध भी पी लिया था। मुझे कहा कि तुम पी लो। मैंने कहा, नहीं, मुझे नहीं पीना, मेरा दिल नहीं चाहता। थोड़ी देर के बाद वह कमरे से बाहर चला गया। इस कमरे के अंदर बाथरूम नहीं था, इसलिए शायद बाथरूम गया होगा। लेकिन जब वापस आया तो मेरे सामने आकर दोबारा बैठ गया। उसने मेरा हाथ पकड़ा। मैंने सिर झुकाया हुआ था, आंखें नीचे की हुई थी, और उसने मेरी दूसरी उंगली के अंदर भी एक सोने की अंगूठी पहना दी। मैंने पहले अंगूठी को देखा, जो दूसरी से अलग थी और थोड़ी बड़ी भी थी। मैं हैरान हुई कि 2 सोने की अंगूठियाँ, और जब मैंने सामने देखा था, मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि यह आदमी मेरा पति नहीं था, यह मेरा एक देवर था। मैंने कहा, यह क्या कर रहे हैं आप यहाँ, क्या कर रहे हैं? इस बात पर मुस्कुराने लगा, और फिर उसने मुझे ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गई। 2 दिन गुजरे ही थे और मेरी उंगलियों में 7 सोने की अंगूठियाँ भी थीं, जो मुझे मुँह दिखाई में मिली थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मैं जिंदा ही नहीं हूँ, बस एक जगह पर बैठी थी। मेरी सास मेरे पास आई और कहने लगी, 1 हफ्ता तो तेरे पास है आराम करने के लिए, उसके बाद सारे घर के काम तुम्हें ही तो करने हैं। अच्छा, तू हिम्मत नहीं करेगी तो यह सब कुछ कैसे होगा? और तूने जो मुझे वह तोहफ़ा वापस किया, उसने तो मुझे खुश कर दिया। हमेशा संभाल के रखूँगी मैं। तू वाक़ई बहुत अच्छी लड़की है। मुझे उनकी आवाज़ ऐसे आ रही थी जैसे वह किसी कुएँ में खड़ी होकर बोल रही हों। मेरे कान बंद थे, मेरा दिमाग बंद था, मेरी ज़ुबान बंद थी। ऐसा लगता था कि मेरी आँखों आँखें भी बंद हैं, क्योंकि मुझे दिखाई भी कुछ नहीं दे रहा था, बस एक ज़िंदा लाश बनी बैठी थी। मुझे क्या पता था कि मेरे साथ यह सब कुछ होने वाला था। तभी मेरी माँ अपना सर पकड़ के रोती रहती थी। अब मुझे मेरी माँ की सारी ज़िंदगी समझ आ गई थी। जब वह कह रही थी कि इस घर में देवर ज़्यादा हैं, तो वह इसलिए नहीं कह रही थी कि मुझे उनके काम करने पड़ेंगे। वह इसलिए कह रही थी कि यह सब मुझे समझ आ गया था। उस वक़्त अगर मैं किसी से मिलना चाहती थी तो बस अपनी माँ से। लेकिन यहाँ पर यह रस्म थी कि जब शादी हो जाती थी तो उसके बाद ऐसी कोई रस्म नहीं थी जिसमें लड़की के माँ-बाप घर आ सकते थे या लड़की वापस जा सकती थी। 1 हफ्ते के बाद लड़की के माँ-बाप लड़की और उसके पति की दावत करते थे, और अभी उसमें 4 दिन थे, और मुझे नहीं पता था कि यह मैं 4 दिन कैसे गुज़ार पाऊँगी। जब मैंने रोना शुरू कर दिया तो मेरी सास ने बातें सुनानी शुरू कर दी। यह देखो ज़रा, 2 दिन की दुल्हन बैठ के धड़े मार के रो रही है। इस तरह तो इस घर में कोई मुसीबत आ जाएगी। यह तो हमारे घर में नपुंसक डाल रही है। अरे कोई इसको समझाओ कि ऐसे नहीं करना है, इसको रोको कोई। तो रोको। थोड़ी देर के बाद मेरा एक देवर मेरी तरफ आया। बड़े ही हक से उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, रोशनी चलो कमरे में। चलो। मैंने उसका हाथ पीछे कर दिया। मैंने कहा, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मुझे हाथ भी मत लगाना। मेरी सास ने कहा, यह देखो अपने पति से कैसे बात कर रही है, यह तो बड़ी बदतमीज है। अरे तुझे नहीं पता था, यह गाँव की रस्म। मैं क्या, तू यहाँ नहीं पैदा हुई, तू इंग्लैंड में पैदा हुई थी। तेरी माँ ने तुझे कुछ नहीं समझाया? ठीक है, तू कह रही थी कि वह जब यहाँ पर यह सब कुछ होता था तो फिर तेरी माँ ने तुझे समझाना चाहिए था, मुझे बताना चाहिए था। यह गलती मेरी माँ की थी कि उसने मुझे कुछ नहीं बताया। मुझे पहले ही बता देती और कुछ नहीं तो ज़हर खा लेती, मुझे यह ज़िंदगी तो नहीं जीनी पड़ती।
और मैं सचमुच जहर खा लेती, क्योंकि यह ज़िंदगी तो बहुत बुरी थी। मैं इसके 2 दिन गुजार के ही बेहाल हो गई थी। पूरी ज़िंदगी कैसे जी सकती थी? नहीं, नहीं, मैं यह नहीं कर सकती थी। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। मेरा यह बाला देवर वहाँ से चला गया तो वह शख्स आगे बढ़ा जिसके साथ मेरी शादी हुई थी, जिसे मैं अपना पति समझती थी, बाकी सबको नहीं, और वह था समीर। ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, चलो अंदर चलते हैं। मैंने उसको भी नाराज़गी दिखाई। उसने कहा, रोशनी, मेरी बात सुनो, कमरे में चलो। वह मुझे कमरे में ले आया। उसने मुझे बैठाया, मुझे पानी पिलाया और मेरे आंसू साफ किए। कहने लगा, क्यों रो रही हो? मैंने कहा, क्यों रो रही हो? आपको नहीं पता मैं क्यों रो रही हूँ? आपको यह सब कुछ नॉर्मल लगता है? आपका दिमाग तो ठीक है? आपको क्या हो गया है? उसने कहा, देखो, पहली बात तो यह है कि मुझसे इस तरह की बात मत करो। मैं तुम्हारा पति हूँ। इज्जत से बात करो, आराम से बात करो। मैं तुम्हें यहाँ बात करने के लिए ही लाया हूँ। और दूसरी बात, तुम क्यों ओवर रिएक्ट कर रही हो? मैंने फिर से रोना शुरू कर दिया। मेरी आंखों से इतने बड़े-बड़े आंसू निकल रहे थे। मैंने कहा, आपको सहारे में आई थी। आपके सहारे मैं आई थी। आप मेरे पति हैं। मैं सिर्फ आपके लिए आई थी, बाकी सबके लिए नहीं आई थी। यह सब यहाँ पर क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता था कि यहाँ यह सब होता है। मेरी माँ ने मुझे कुछ नहीं बताया। अभी मेरी उम्र ही क्या थी कि मेरी शादी कर दी। उन्होंने नहीं बताया तो आप तो बता सकते थे। अब तो किसी मुझे यह सब कुछ बता सकते थे। मैं आपसे शादी नहीं करती। मैं खुदकुशी कर लेती, लेकिन और कह और कहने लगा, तुझे पता है, यहाँ जहाँ पर एक इंसान खुदकुशी करता है वहाँ पर मुसीबत आ जाता है। तुम्हें इस गाँव की किसी भी रस्म के बारे में नहीं पता। यह सब तुम्हारी माँ की गलती है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? देखो, यह सब कुछ नॉर्मल है। तुम्हारी माँ ने भी यही ज़िंदगी गुजारी है, मेरी माँ ने भी, और अब तुम्हें भी ऐसी ज़िंदगी गुजारनी है। हाँ, यह बात है कि हम लोग यहाँ पर ज़्यादा हैं, लेकिन देखो, कोई नहीं मरता, तुम भी नहीं मरोगी। और तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम इतनी खूबसूरत हो। हम सब मिलकर ख्याल रखेंगे तुम्हारा, इतना लाड देंगे, इतना प्यार देंगे, जो तुम कहोगी वह करेंगे। यह देखो अपने हाथ को। उसने मेरे दोनों हाथ पकड़े और कहा, देखो, सोने की 7 अंगूठियाँ। रोशनी, तुम्हें तो यह एक अंगूठी भी नहीं मिलनी थी, और यहाँ तुम्हारे हाथों में 7 है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अरे, ज़िंदगी में किसी के साथ कितना भी बुरा हो जाए, फिर भी कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर होती है जिस पर वह खुश हो सकता है। मैं अपने दिमाग में सोच रही थी कि मेरा पति तो बड़ा ही बेशर्म है, इसको किसी बात की फ़िक्र नहीं है, लेकिन मैं यह ज़िंदगी नहीं गुजारी। उसने कहा, देखो, रोना-धोना मत करो। तुम अभी-अभी दुल्हन बनी हो। तुम्हारे यहाँ पर शुरू के दिन ऐसे हैं। तुम रोगी-धोगी तो हम सब पर कोई मुसीबत आ जाएगा। मैंने कहा, आ जाए आप सब पर मुसीबत, मुझ पर मुसीबत आ गया है, तो अब आप सब पर क्यों ना मुसीबत आए। तो कहती हूँ कि ऐसा मुसीबत आए कि सारे मर जाएं, और एक दिन में ही मर जाएं। अभी मैं बोल ही रही थी तो मेरे पति ने मुझ पर एक थप्पड़ दे मारा। अचानक से वह अपनी औकात पर आ गया। उसने कहा, एक तो मैं तेरे से प्यार से बात कर रहा हूँ, ऊपर से तू फजूल बातें करेगी। हम सबको मारना चाहती है, हमारी मौत की दुआएं कर रही है ना। हम मरे ना, तुझे मरने देंगे। पता नहीं कैसी बातें कर रही है। ऐसा लगता है कि यहाँ की ही नहीं है और कहीं और से उठकर आई है। ले जाऊँगा तुझे तेरी माँ के घर, वह तुझे आराम से सब कुछ बता देगी। इसके बाद चू भी नहीं करना। हमारे सामने इज्जत दे रहे हैं तो उसका हम हजम करना सीख, नहीं तो तेरा बहुत बुरा हाल होगा। मैं चीखें मार-मार के रो
रही थी, मेरी चीज़ें बाहर जा रही थी। उन लोगों को मेरे रोने से परेशानी थी और मैं और ज़्यादा रो रही थी। जब इंसान के पास बदला लेने के लिए कुछ नहीं होता तो फिर वह इसी तरह की हरकतें करता है। वे कह रहे थे रोना नहीं, नहीं तो कोई मुसीबत आ जाएगा, और मैं तो चाहती थी कि इनके ऊपर मुसीबत आ जाए, इसलिए मैं और ज़्यादा रो रही थी। लेकिन एक इंसान कितना रो सकता है। मेरी आवाज़ बैठ गई, गला बैठ गया, आँखें सूज गई, आँखों में जलन होने लगी। मैं खाना भी नहीं खा रही थी। मुझे लगा कि खाना नहीं खाऊंगी तो यह लोग मुझे वापस छोड़ देंगे या इस सब को ख़त्म कर देंगे या मेरी बात मानेंगे। लेकिन इन लोगों ने मुझे ज़बरदस्ती खाना खिलाया और बहुत ज़बरदस्ती की। मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद ही हो गई थी। जैसे पहले 7 दिन गुज़र गए, अब हम सबकी दावत थी और मैं अपनी माँ से मिलने वाली थी। मुझे बड़ा करके ले जाया गया। घर में बड़ा अच्छा खाना बना था। मैं हैरान थी कि सब लोग नॉर्मल थे, सब लोग खुश थे, किसी को किसी बात की फ़िक्र ही नहीं थी। मेरी माँ को भी मुझसे बात करने का वक़्त नहीं मिल रहा था। खाना खाने के बाद जब वह बर्तन धो रही थी तो मैं पास आकर खड़ी हो गई। मेरी आँखों में एक ही सवाल था। वह अच्छी तरह जानती थी कि मैं क्या पूछने वाली थी। कहने लगी, हाँ गलती है मेरी, तुझे बताया नहीं, पर अगर तुझे बता देती तू शादी ना करती और तेरा बाप मेरे पीछे पड़ जाता। माफ़ कर दे बेटी। मैंने कहा, माफ़ कर दूँ? माफ़ी से सब कुछ ठीक हो जाएगा? आपको क्या लगता है यह सब कुछ नॉर्मल है? कहने लगी, हाँ यह सब कुछ नॉर्मल है। अगर इस सब को कबूल कर लेगी तो यह नॉर्मल हो जाएगा। जब एक इंसान किसी चीज़ को कबूल नहीं करता वह उसके लिए नॉर्मल नहीं होता, लेकिन जब कबूल कर लेता है तो फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। देख इस बारे में अच्छा सोच। मैंने कहा कि ठीक है, आप भी वही बात कर रही हैं जो मेरी सास ने, तो फिर आप में और उनमें क्या फ़र्क रह गया है? बस मुझे पता चल गया कि मैं अकेले आपसे कुछ भी नहीं कहूँगी, नहीं अपने दिल की बात नहीं करूँगी, दोबारा मिलने भी नहीं आऊँगी। मेरी माँ ने कहा, तू गलत रास्ते पर जा रही है, मेरी बात तो सुन ले। मैंने उसकी बात नहीं सुनी, लेकिन मैं बाहर बैठ गई। अब मेरी आँख में आँसू नहीं थे। मैं चुप सी थी, किसी से बात नहीं करती थी। कोई मुझे बुलाता था तो बोलती नहीं थी, और जो कुछ भी यहाँ हो रहा था उसे यह सोच के बर्दाश्त कर रही थी कि अब ऊपर वाला ही मेरी मदद करेगा। सबसे ज़्यादा बेबस थी और सबसे ज़्यादा मजबूर भी थी, और यह सब कुछ बर्दाश्त करने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। लेकिन अब मुझे अपना दिमाग चलाना था जो फ़िलहाल बंद हो चुका था। मुझे कुछ न कुछ ज़रूर करना था। बस मैं घर के काम करती थी, इस घर में होने वाली फ़ालतू रस्म को बर्दाश्त करती थी। वे सब मेरे दीवाने हो चुके थे, मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार थे। एक दिन अपनी अहमियत जानने के लिए मैंने एक बात कर दी। मैंने कहा कि मुझे बड़ा वाला पिज़्ज़ा खाना है, और हमारे गांव से पिज़्ज़ा नहीं मिलता था। मैंने भी पिज़्ज़ा कभी नहीं खाया था, लेकिन इसके बारे में सुना ज़रूर था। कभी-कभी मेरे बाप के पास जो फ़ोन था वह मैं उठा लिया करती थी और उसमें कुछ न कुछ देख लेती थी, वरना मुझे तो फ़ोन रखने की भी इजाज़त नहीं थी। यह बात मैंने समीर से कही थी, लेकिन बाकी लोगों ने भी किसी तरह सुन ली थी। थोड़ी देर के बाद वे सब घर से गायब थे। मेरी सास ने कहा, यह सब कहाँ चले गए? क्या तूने कहीं भेजा है? मैंने कहा, नहीं माँ जी, मैंने तो कहीं नहीं भेजा। मैं उन्हें कहाँ भेजूँगी? कहने लगी, अच्छा चलो ठीक है। थोड़ी देर के बाद बारी-बारी से आए और पूरे घर से पिज़्ज़ा की खुशबू आने लगी। मेरी सास ने कहा, यह क्या उठा के ले आए हो डिब्बा में? अंदर यह क्या चीज़ है? कहने लगे, यह पिज़्ज़ा है। पिज़्ज़ा बड़े मज़ेदार होता है, रोशनी ने मंगवाया था। मेरी सास हैरान रह गई। इसने
तुम सबसे पिज्ज़ा मंगवाया था? तो कहने लगी, नहीं, लेकिन हम सब इसके लिए लाना चाहते थे और मैं पहले लेकर आया हूँ। दूसरा कहने लगा, पहले लेकर आया हूँ। तीसरा कहने लगा, मैं पहले लेकर आया हूँ। एक कहने लगा कि जो भी पहले लाया हो खाएगी तो वह मेरा वाला पिज्ज़ा मैंने स्पेशल बनवाया है। दूसरे ने कहा, नहीं, मेरा वाला खाएगी, मेरा वाला खाएगी। आपस में लड़ने लगे। मेरी सास ने अपना सिर पकड़ लिया और मैं भी समझ गई कि यह सारे बेवकूफ़ हैं। इन्हें बेवकूफ़ बनाना आसान है। कुछ न कुछ करके मैं यहाँ से निकल सकती हूँ। मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। घर में इतने पिज़्ज़े पड़े थे कि अगले 4 दिन तक हम सबने वही पिज़्ज़ा ही खाया, बल्कि बाकी गाँव वालों को भी खिलाया। मेरी सास ने मुझे कहा कि यह तो तूने अच्छी हरकत नहीं की। मैंने कहा, मैंने तो सिर्फ समीर को कहा था कि मुझे कुछ भी चाहिए होता था तो मैं समीर को कहती थी और किसी से नहीं कहती हूँ। इन सब ने सुन लिया तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरी सास ने कहा, तू खूबसूरत है ना, इसलिए। अगर तू खूबसूरत नहीं होती तो फिर तुझे पता चलता। मैंने कहा, हाँ, मैं खूबसूरत हूँ। अच्छी बात है। मैं इस तरह से बात करती थी कि ना तो वह बदतमीजी होती थी और ना ही वह आदर होता था। मेरे साथ इस घर में इतना बुरा हो रहा था कि मैं उनसे इस तरह से बात भी नहीं कर सकती थी। मैंने सोच लिया था कि मैं इनमें से किसी को बेवकूफ़ बनाकर यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करूँगी और यह शहर पहुँच जाएगी तो वहाँ से गायब हो जाऊँगी। यह कहने में जितना आसान था, करने में उतना ही मुश्किल था, क्योंकि यहाँ पर बीवी को बाहर लेकर नहीं जाता था और शहर तो कोई भी नहीं लेकर जाता था। हाँ, कभी कोई इस दुनिया से जा रहा होता था तो उसको अस्पताल ले जाते थे, लेकिन वह एक अलग मामला था और वह मेरा दूसरा ऑप्शन था कि मैं बीमारी का नाटक करूं और मुझे अस्पताल ले जाया जाए। लेकिन इसमें बहुत रिस्क था, क्योंकि यहाँ पर भी 1-2 डॉक्टर थे। वो बता देते कि यह बीमार नहीं है और मेरा झूठ पकड़ा जाता। इसलिए मुझे कोई ऐसी प्लान बनाना था जिसमें रिस्क कम हो। मेरे लिए यह सब कुछ था तो बड़ा मुश्किल, लेकिन फिर भी मैंने प्लान बनाने में कामयाब हो गई। और इनमें से जो सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ और मेरा हद से ज़्यादा दीवाना था, उसे मैंने कहा कि मुझे बाहर जाना है, मुझे शहर देखना है। बस 1 दिन के लिए सुबह जाएंगे, शाम को आ जाएंगे। कहने लगा, हाँ ठीक है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। इस शादी को 2-3 महीने हो गए थे, तब कहीं जाकर मैं यह प्लान बनाने में कामयाब हुई थी और अब इसे ट्राई भी करने वाली थी। हम लोग शहर भी पहुंच गए थे, लेकिन थोड़ी देर के बाद मेरी तबीयत खराब हो गई। वह वहीं पर मुझे कहीं अस्पताल ले गया और डॉक्टर ने कहा कि मैं माँ बनने वाली हूँ। तो मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि यह मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा मुसीबत था। डॉक्टर यही समझ रहा था कि यह मेरा पति है जिसके साथ यह आई है, और मुझे बताया कि फ़िलहाल सब कुछ ठीक है। उसने कहा, यह तो बहुत बड़ी खबर है, चलो वापस चलते हैं। मैंने कहा, नहीं, मुझे शहर देखना है। तो कहने लगा, पागल, ऐसी हालत में तुम शहर घूमोगी, फिर क्या हो जाएगा? वह तो मेरा हाथ ही नहीं छोड़ रहा था। पता नहीं वह ख़याल कर रहा था या फिर उसे शक हो गया था कि मैं यहाँ से भागना चाहती हूँ। वह मुझे वापस गाँव ले गया। उसने किसी को नहीं बताया कि हम शहर गए थे। बस यह बताया कि इसकी तबीयत खराब थी तो डॉक्टर के पास ले गया था। यह माँ बनने वाली है। मेरी सास सबसे ज़्यादा खुश हुई और बाकी सब लोग भी बहुत खुश थे। या तो यह सब लोग बहुत ही ज़्यादा फिजूल दिमाग के लोग थे, या यह सब लोग पागल थे, या इनसे ज़्यादा बेवकूफ़ कोई नहीं था। यह क्यों खुश हो रहे थे? यह इस बच्चे पर खुश हो रहे थे। कौन था इस बच्चे का बाप?
क्या इनको इस बात का पता था? मेरी सास ने तो इतनी खुशियां मनाई, अपने गले से सोने की चैन उठाकर मेरे गले में पहनाई। वह सब में भी मेरे लिए फूल लेकर आए, तोहफे लेकर आए, कपड़े लेकर आए और इतना सामान था कि कमरे में रखा नहीं जा रहा था। बहुत ही ज़्यादा खुश थे और अब वह सब मिलकर मेरा ख़याल कर रहे थे, लेकिन मेरे लिए इनका ख़याल भी ज़हर से कम नहीं था। मुझे इनकी शक्ल देखकर नफ़रत होती थी, मुझे गुस्सा आता था, मुझे कहीं बाहर नहीं जाने दिया जाता था, सिवाय डॉक्टर के। मुझे कहीं भी लेकर नहीं जाते थे। मेरी कोई दोस्त तो वैसे भी नहीं थी, क्योंकि इस गाँव में हम सबकी पढ़ाई भी घर पर हुई थी और हमें किसी के घर आने-जाने की इजाज़त भी नहीं होती थी। मैं बड़ी परेशान थी, अब मैं क्या करती? मैंने यही सोचा था कि मैं शहर में जाकर कहीं पर भी गायब हो जाऊँगी, कुछ भी करूँगी, कहीं भी भाग जाऊँगी, औरतों के किसी सेंटर में चली जाऊँगी और अगर कुछ ना कर पाई, अपनी जान दे के किस्सा ख़त्म करूँगी। लेकिन अब मैं अकेली नहीं थी, मेरे साथ एक और जान थी। और उसका क्या कसूर था? यह उसका कसूर नहीं था कि मैं इस गाँव में रहती थी। यह उसका कसूर नहीं था कि मेरी माँ ने मेरे साथ यह सब कुछ नहीं किया, और यह उसका कसूर नहीं था कि उसके बाप के अंदर बिल्कुल भी गैरत नहीं थी। पर कौन से वाले बाप के अंदर? मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे मुश्किल और सबसे अजीब स्थिति में फँस चुकी थी और अब मेरे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे। यह ऑप्शन तो मेरी ज़िंदगी से निकल गया था। अपने साथ-साथ अपने भविष्य को और उनको भी ख़त्म कर देती थी। मैं ऐसा नहीं कर सकती थी, मैं बुज़दिल नहीं थी, लेकिन अब मेरे पास और क्या रह गया था? सोचा इनकी गैरत जगाने की कोशिश करती हूँ। समीर से ही बात कर सकती थी, क्योंकि मैं उसे ही अपना पति मानती थी, बाकी को नहीं। मैंने उसे बड़े प्यार से बात की। मैंने कहा कि देखो, मैं माँ बनने वाली हूँ, अगर मेरे घर बेटी हो गई तो कहने लगा कि बेटी हो गई तो अच्छी बात है। देखो हमारे घर में इतने सारे मर्द हैं, हम तो बेटियां वैसे ही बेटियां अच्छी लगती है, बेटी हो गई तो हम वह हम सबकी परी होगी, हम उसका बहुत ख्याल रखेंगे, छोटी सी प्यारी सी बेटी होगी हम सबकी। मैंने कहा कि मैं यह कर रही हूँ कि अगर हमारी बेटी हो गई, वह भी कल को जवान हो गई और उसकी भी मेरी जैसी ज़िंदगी हुई, तो तुम्हें कैसा लगेगा? कहने लगा कि मुझे बुरा नहीं लगेगा। क्यों? हम सब तुम्हारा ख्याल नहीं रखते? तुम जो कहती हो नहीं करते? वह पिज़्ज़ा वाली बात याद नहीं तुम्हें? एक आवाज़ की थी और पिज़्ज़ा की लाइन लगा दी थी। हम लोगों के ने अगर यकीन नहीं आता तो दोबारा आजमा लो, इतना ख्याल तो करते हैं तुम्हारा। मैंने कहा यह सब कुदरत के खिलाफ है, ऐसा नहीं होता है। ऐसा भी हो सकता नहीं हो सकता तो मैं खुद यह सब कुछ बुरा नहीं मानती। उसने कहा नहीं, मुझे नहीं लगता, और तुम भी बार बार इस तरह की बातें करना छोड़ दो। देखो तुम्हें इशारे मिल रहे हैं, यही अब तुम्हारा घर है, तुम माँ बनने वाली हो और हम तुम्हारा इतना ख्याल भी करते हैं। इस घर की अमानत है जो तुम्हारे पास है। अब तुम ना तो यहाँ से जा सकती हो और ना ही इस घर में कुछ बदल सकती हो। और अगर कल को मेरी बेटी होगी और उसकी ज़िंदगी भी तुम्हारे जैसी होगी तो यकीन करो कि वह बहुत खुशकिस्मत होगी। मैंने कहा रस्में हैं तो क्या हो गया, इस रस्म को तोड़ा भी जा सकता था। कहने लगा कि नहीं, यह रस्म अच्छी है, इन रस्म को तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं रस्म के साथ चलने वाला आदमी हूँ। जो इंसान अपनी रस्म को, अपनी जड़ों को भूल जाता है, वह ज़िंदगी में रसवा हो जाता है। दुनिया वाले उसे बुरा समझते हैं। मुझे समझ आ गई थी कि इसे प्यार से समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक दिन इनके एक रिश्तेदार घर आई। वैसे तो इनके काफ़ी सारे रिश्तेदार आते रहते थे, लेकिन वे सब भी इनकी तरह जाहिल और दकियानूसी ही थे।
लेकिन यह लड़की कुछ पढ़ी लिखी लग रही थी और सुना था कि इनकी शादी शहर में हुई थी। वह भी सबके सामने यही कह रही थी कि समीर की बीवी को तो बुला दो, मैं तो इसे देखने के लिए आई हूँ, शादी में तो नहीं आ सकी। सुना है माँ भी बनने वाली है, चलो डबल मुबारकबाद दे दूंगी। मेरे लिए एक तोहफा भी लाई थी। जब उसने इस तरह की बात की तो मैं सिर्फ समीर की बीवी हूँ, तो मुझे थोड़ा-सा ऐसा लगा कि शायद मैं इससे बात कर सकती हूँ। बहुत मेहनत करके, बहुत सोच समझ के मैंने उससे अकेले में यह बात की और उसे यह सब कुछ बता दिया। उसने कहा कि तुम मज़ाक कर रही हो? मैंने कहा नहीं, मैं मज़ाक नहीं कर रही। इस घर में यही सब कुछ हो रहा है और इस गाँव में तो यही होता है। उसने कहा इस गाँव में यह सब कुछ होता था, अब नहीं होता। अब वैसे बहुत से घर हैं जहाँ पर यह सब कुछ नहीं होता है। यूँ समझ लो कि आटे में नमक बराबर। तुम्हारी शायद बदकिस्मती है कि तुम्हारे अपने घर में भी यही सब कुछ होता था और तुम भी यहाँ आ गई हो, क्योंकि ज़ाहिर है तो एक जैसे परिवार ने आपस में रिश्ते कर लिए, क्योंकि इनकी सोच आपस में मिलती होगी। तुम बाहर नहीं निकलती हो। मैंने कहा नहीं, मैं बाहर नहीं निकलती। उसने कहा अच्छा, मैं भी तो इसी गाँव की हूँ ना, यहीं पर पैदा हुई। मुझे देखो, मैं शहर में जाकर रहती हूँ, मेरी तो शहर में शादी हुई थी। मैं पढ़ी लिखी हूँ, नौकरी भी करती हूँ और मेरा एक ही पति है और वह मुझसे बहुत प्यार भी करता है। मैंने कहा आप कहना क्या चाहती हैं कि जो मेरे साथ हो रहा है वह एक धोखा है? उसने कहा कि हाँ, धोखा है। यह लोग रस्मों का नाम इस्तेमाल करके तुम्हारे साथ बुरा कर रहे हैं। देखो मेरी बात सुनो, हम लोग और भी बहुत कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन हमें मौका नहीं मिला। पर उसने अपना एक कार्ड मेरे हाथ में पकड़ा दिया, जिसे मैंने छुपा लिया। वह थोड़ी देर के लिए आई थी, फिर वापस चली गई। मेरी सास को जब पता चला कि हम लोग आपस में कोई बात कर रहे थे, तो उसने हमें अकेला बैठने ही नहीं दिया। इसका मतलब कि यह लोग झूठ बोल रहे थे, यह रस्में होती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि अभी भी इन रस्मों को सब लोग फॉलो कर रहे थे। यह फ़ायदा उठा रहे थे। मैं तो समझ रही थी कि जो भी हो रहा है, कम से कम मेरा ख़याल तो किया जा रहा है, लेकिन यह सब लोग झूठ बोल रहे थे, ये धोखा दे रहे थे सब। अब मैं बस ऊपर वाले से यही कह सकती थी कि वही मेरी मदद करे, और तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। धीरे-धीरे दिन करीब आने लगे और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होने लगी। मेरी सास ने कहा कि लगता है इसका आखिरी वक़्त आने वाला है। अब वह बस अब तैयारी करो, इसे घर में बच्चा आने वाला है। मेरा भी बहुत ख़याल किया जा रहा था, लेकिन मुझे यह ख़याल करना ऐसा ही लग रहा था जैसे किसी बकरी को तैयार किया जाता है। पता नहीं मेरे साथ क्या दिक्कत थी। मुझे शुरू में डॉक्टर के पास ले जाया गया, उसके बाद डॉक्टर के पास ले जाया ही नहीं गया। कहा गया सब कुछ ठीक है। जब मैं भागने की कोशिश में शहर तक गई थी, उस वक़्त शायद मेरा पहला महीना था। उसके बाद बस यहीं पर एक डॉक्टर था जिसे ने चेकअप करवाया था, और मैं अपने आप पर भी हैरान थी कि मुझे कुछ हो क्यों नहीं गया, मैं क्यों ना मर गई। आखिरी वक़्त आ गया, अस्पताल ले जाया गया क्योंकि केस खराब हो गया था। जब अस्पताल गए और जब बच्चा हो गया तो सबसे पहले डॉक्टर की चीखें निकली, और जब बच्चे को बाहर लेकर आया गया तो यह लोग बच्चे को उठाते हुए भी डर रहे थे। चीख निकल रही थी। यह लोग हैरान रह गए थे, क्योंकि यह तो किसी भी को भी पता नहीं था कि इस बच्चे का बाप कौन है। पर इस बच्चे की शांत टांगे थी 7 टांगे थी। सब लोग इस बच्चे को देखकर हैरान रह गए। इसके मुंह लटके हुए थे। यह कैसा बच्चा था? अब क्या होगा? मेरी तबीयत कुछ बेहतर हुई तो मुझे वापस ले आया गया। मैंने उस कार्ड के ऊपर फ़ोन करके बता दिया
बच्चा अभी भी अस्पताल में ही था। वह लड़की समझ गई कि मामला क्या है और अकेली नहीं आई। अपने साथ पुलिस और एक औरत के सेंटर की इंचार्ज को लेकर आई थी। उसे मेरी कहानी बड़ी दर्द भरी लगी थी। उसने मेरी मदद करने की हामी भर ली थी। कानून के मुताबिक मेरा पति सिर्फ समीर ही था, बाकी सबको पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। अभी हम यह सब कुछ कर रहे थे कि पता चला कि वह बच्चा इस दुनिया से चला गया, क्योंकि डॉक्टर ने पहले ही कहा था कि ऐसे बच्चे 2 दिन से ज़्यादा नहीं टिकते। जीते यह दुख भी मुझे बहुत बड़ा लग रहा था। मेरी औलाद, मैंने 9 महीने इसका इंतज़ार इसी सोच के किया था कि वह मेरी अपनी औलाद है। समीर को एक जगह पर बैठाया गया और उससे पूछा गया कि तुम अपनी पत्नी के साथ रहना चाहते हो, उसे अच्छे तरीके से अपने साथ रखना चाहते हो, जो तुम पहले किए हो वह सब ठीक करोगे? यह सिर्फ तुम्हारी पत्नी है, सिर्फ तुम्हारे साथ रहेगी तो ठीक है, नहीं तो अभी और इसी वक्त इसकी तुमसे तलाक हो जाएगी, और वह भी 1 सेकंड में, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ी वजह है। उसने रोना शुरू कर दिया और अपना सिर पकड़ लिया। उसने कहा, यह सब मुझे मेरी माँ ने कहा था। मैं नहीं करना चाहता था। यह मेरी पत्नी है, मैं इसके साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन मुझे इस पर भरोसा नहीं था। इसलिए सेंटर वालों ने कहा कि तुम इस गांव में नहीं रहोगे, अपनी माँ और भाइयों के साथ नहीं रहोगे। शहर में तुम्हें अपने रहने के लिए जगह दी जाएगी, वहीं पर तुम काम करना होगा और तुम वहीं पर इसे रखोगे, और हम लोग हर 3 महीने बाद आकर चेक भी करेंगे कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। वह मान गया और मैं शहर चली गई। मैंने वापस मुड़कर ना तो अपनी सास और बाकी सब की तरफ देखा और ना ही अपने माँ बाप की तरफ, क्योंकि वे भी इस सब के बराबर में साझीदार थे। लेकिन मैंने उन्हें कानून से बचा लिया, कानून का साया उन पर नहीं पड़ने दिया, क्योंकि मैं फिर भी उनकी बेटी थी। अब मैं समीर के साथ रहती हूँ और वह काफ़ी हद तक बदल गया है। मेरे सामने शर्मिंदा सा रहता है, इसलिए उसके साथ रहने में मुझे कोई समस्या नहीं होती, क्योंकि मैं जो कहती हूँ मान लेता है। जब मर्द औरत का गुनहगार हो जाता है तो फिर वह बहुत अच्छा पति साबित होता है। यह कोई फ़िल्म या ड्रामा नहीं होता। शायद मेरी ज़िंदगी में यह सब लोग निकल जाते हैं और अपनी ज़िंदगी गुजार लेती और एक सफल औरत बन जाती, लेकिन यह भी सोच सच है कि मैं अपने पति के साथ ही रह सकती थी, चाहे वह जैसा भी था। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए।